ऐसे लोग जो मीडिएशन या आर्बिट्रेशन में आना चाह रहे थे, डिड यू पीपल ट्रेन देम और एक्रीडेट देम? एक नेक्स्ट स्टेप है कि आपको मास्टर ट्रेनर बनना पड़ता है। जब बांटने पे आते हैं तो हमारी क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड डिफरेंट हो जाते हैं ना। जी मुझे डर लगता है जी, वकला जो है शायद उनके लिए कोई उनका हक छीना जा रहा है। ऑल अराउंड द ग्लोब जब भी हम कभी मीडिएशन वगैरह की बात करते हैं ना, ये अमेरिका वगैरह में भी ऐसे ही हुआ है जिन्होंने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज इनिशियली किया था। कॉमन आदमी के लिए आप ये बताएं कि ये जो एक्ट है इससे उसको क्या फायदा होना है? एक दूसरे से बात करके चीज़ों को हल करते हैं एंड दे रीच ए डिसीजन दे कैन लिव विद। क्या जज रिफर कर सकता है देन एंड देयर इन द बिगिनिंग कि प्लीज गो फॉर द आर्बिट्रेशन एंड देन कम बैक टू मी? बड़ा क्लियरली ये बात मेंशन्ड है कि जैसे ही डिफेंडेंट अपेयर होगा, हर सिविल केस को मैंडेटरी रेफरल है। हमारे कोर्ट सिस्टम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो ये है कि केसेस एक लंबे अरसे तक डिसाइड नहीं हो पाते, और पूरी दुनिया में भी समहाउ और अदर ये मसला था, लेकिन लोगों ने इसका हल निकाला। पीपल विद प्रूडेंट माइंड दे गॉट अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या था कि आर्बिट्रेशन और मीडिएशन करवाएं। बेशुमार कोर्ट्स दुनिया में इस तरह के हैं, मैं पहले भी उनकी बात करता हूं कि जिस तरह अमेरिका के अंदर चांसलरी कोर्ट डेलावेयर स्टेट में है कि जहां पे दुनिया की बड़ी कॉरपोरेशन इसलिए इनकॉर्पोरेट होती है कि उनको यह पता है कि उनका एक ट्रस्ट है चांसलरी कोर्ट्स पे, और आर्बिट्रेशन बहुत जबरदस्त है, क्विक है। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डू हियर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे थे कि जिन्होंने आर्बिट्रेशन और मीडिएशन को एक पैशन के तौर पे प्रमोट किया। उनमें से एक नाम हमारे बड़े अच्छे दोस्त एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जफर कलानौरी हैं, जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 27 ईयर्स इस पे बहुत काम किया। जब मैं बहुत काम कहता हूं तो उन्होंने लोगों को बताया, लोगों को ट्रेन किया, लेजिस्लेशन के जो पार्ट था उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, हर जगह पे लोगों को यह बताया कि दिस इज द सॉल्यूशन। नतीजा ये निकला कि 2017 में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लेजिस्लेशन हुई, लेकिन उसके रूल्स नहीं बने, और अभी पिछले दिनों वो रूल्स बन गए। गवर्नर पंजाब ने उन रूल्स को साइन कर दिया, एंड नाउ दिस इज द टाइम टू टेक ऑफ विद दैट मैजिक प्लान विच कैन रेवोल्यूशनाइज आवर कोर्ट सिस्टम। लेकिन क्या हमने इसको उसी तरह से छोड़ना है जिस तरह के हमारे बाकी प्रोसीजर्स हैं, कवानीन हैं, रूल्स हैं, या हमने इससे वो मैजिक रिजल्ट लेना है जिसकी मैं बात कर रहा था? हमें डिटेल में डिस्कस करने के लिए ज्वाइन किया है जफर कलानौरी साहब ने। जफर भाई थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ज़बरदस्त खराज तहसीन आपको पेश करता हूं कि इतनी लंबी एफर्ट के बाद फाइनली वी हैव गॉट द लॉ इन प्लेस एंड द प्रोसीजर्स आर देयर। हाउ डू यू सी दैट कि यहां से आगे हम किस तरफ जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच जोविंदर साहब। मुझे वो दिन याद है कि अक्टूबर 2019 के अंदर मेरा ये बनाया हुआ लॉ, जिसके लिए मुझे एक बड़ी लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी क्योंकि मैंडेटरी बैकिंग और मैंडेटरी रेफरल नहीं था, प्रोसीजरल रूल्स नहीं थे। मुझे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करनी पड़ी थी अपने नाम के साथ, और वो पिटीशन मेरी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाबंद किया गया था पंजाब गवर्नमेंट को कि मेरा बनाया हुआ ये जो कानून है इसको वो पास करें, और उन्होंने कमिट किया था कि हम पास करेंगे। और इसी तरह आर्बिट्रेशन एक्ट के लिए किया, जो अभी तशना है, आर्बिट्रेशन एक्ट भी इंशाल्लाह बनाया हुआ जो है वो पाबंद है कि वो बनाएंगे नया। उस दिन मैं आपके पास आया था और आपके तवज्जुह से वो प्रोग्राम किया था, हमने किया था, और हमने पॉइंट आउट किया था कि कानून बन जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो इट मीन्स नथिंग। और उनमें से एक बात मैंने ये बताई थी कि सेक्शन 23 इस एक्ट का, जैसा कि हर एक्ट में होता है, वो ये कहता है कि 2019 का ये जो लॉ है इसके रूल्स बनाने पड़ेंगे। अब वो रूल्स अल्हम्दुलिल्लाह ये हफ्ते वाले दिन इट वाज अ बिग डे कि वो रूल्स पंजाब गवर्नमेंट में, जैसे आपने बताया कि बना दिए हैं और वो नोटिफिकेशन उनका हो गया है, लेकिन थिंग्स आर फार फ्रॉम बीइंग सेटिस्फैक्ट्री एंड ओवर। यहाँ से कुछ और बातें शुरू होती हैं। उस एक्ट के अंदर ये बात है, और ये रूल्स में भी इसका जिक्र है कि एक एक्रेडिटेशन बॉडी बननी है। ठीक है, देखिए हर बंदा मीडिएशन जो है वो रिकग्नाइज्ड और क्वालिफाइड मीडिएटर नहीं है, उसको लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए मीडिएटर अगर मिलना है तो उसकी कोई रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान मीडिएटर्स एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड बॉडी है जो कि रेगुलेटर है मीडिएशन के। सारे लोग जो एक्रेडिटेड मीडिएटर हैं वो करते हैं इनको, और मुख्तलिफ सेक्टर्स में बहुत देर से वो काम कर रहे हैं।
یہ جو باڈی ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہماری بار کاؤنسل جو ہیں وکلا کو لائسنس ٹو پریکٹس دیتے ہیں، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس دیتا ہے. میں تھوڑا سا کلیریفائی کرتا جاؤں کہ اس باڈی کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی اپنی کریڈینشلز کیا ہیں یا انہوں نے کہاں سے ٹریننگ لی ہوئی ہے؟ دیکھیں اس کے جو باڈی کے اندر لوگ ہیں انہوں نے یہ جو انٹرنیشنلی ایک ٹریننگ ہوتی ہے جس میں ایکریڈیٹیشن کرتے ہیں، یہ اسٹینڈرڈ 52 آورس کی ایک رول پلے مینڈیٹری ٹریننگ ہے جس کے اوپر آپ کو کر کے دکھانا پڑتا ہے اور اس بیسس پہ 70% کی صرف پاسنگ اس کے اندر ہے. اچھا، ہر کوئی جو 52 گھنٹے پڑھ لیتا ہے وہ ضروری نہیں کہ اس کو آپ لائسنس دے دیں، اباؤٹ 70% دے کوالیفائی دیٹ. جی، اور ضروری بات یہ ہے کہ یہ پرفارم کرنا پڑتا ہے، پرفارمنس بیس ہے، رول پلیز ہیں جس سے ایڈوکیسی اسکلز کی ٹریننگ ہے. اسی طرح سے آپ کو اس طرح سے نہیں مل جاتا لائسنس ایز اے ایکریڈیٹڈ میڈیٹر. اچھا، یہ جو پاکستان کے اندر باڈی ہے یہ تمام لوگ وہ کسی بھی ملک سے کوالیفائڈ ہیں، امریکہ سے کوالیفائڈ ہیں، یہ یورپ کے کسی ملک سے کوالیفائڈ ہیں، انہوں نے کوئی بھی ٹریننگ لی ہوئی ہے تو ان کو ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ ایکریڈیٹڈ میڈیٹر ہیں، اس باڈی کا کام ہے. اس کے علاوہ یہ ایکریڈیشنز بھی کر رہے ہیں. نہیں، کچھ کیے ہیں پاکستان میں. یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جب سے یہ قائم ہے کچھ ایسے لوگ جو میڈیشن یا آربیٹریشن میں آنا چاہ رہے تھے، ڈیڈ یو پیپل ٹرین دیم اور ایکریڈیٹ دیم؟ سر میں ایک بات اس سے پہلے بتاؤں کہ ٹریننگ صرف ایکریڈیٹڈ میڈیٹر ہونا از ناٹ انف. اس کی ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ کو ماسٹر ٹرینر بننا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہاؤ ٹو ٹرین دا پیپل، یو نو یو ہیو ٹو ٹرین دا ٹرینرز اینڈ دین دے بیکم ماسٹر ٹرینرز، اور وہ پھر امپارٹ کرتے ہیں. ناٹ اونلی دیٹ، اس کے اوپر جو کیریکولم ہے اس کو بھی انڈیجنائز کر کے پاکستانی بیسس پہ بنانا پڑتا ہے. تو اس ادارے نے ان لوگوں کو پہلے بنایا، آئی ایف سی اور ورلڈ بینک نے اور سیڈر ہو آر بگ ٹائم گائز ان انگلینڈ، انہوں نے یہاں سے کچھ ماسٹر ٹرینرز ٹرین کیے تھے. تو یہاں پہ جو ممبرز ہیں ان کے اندر سے 11 لوگ ایسے ہیں جو ماسٹر ٹرینرز ہیں، جو ممبر جی انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم 11 لوگ ہیں جو ماسٹر ٹرینرز ہیں، اور ہم نے اس بیسس پہ بہت سے اداروں میں لوگوں کو ٹرین کیا ہے. کراچی میں ہم نے جوڈیشری کے ساتھ اسٹرانگلی کام کیا، بہت سارے ججز کو ٹرین کیا ہے مختلف سیکٹرز کے اندر. ہم لاہور کے اندر یہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اندر ایک میڈیشن سینٹر بنا ہے، وہاں پہ 41 میڈیٹرز آر آن بورڈ. اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ میڈیٹر ہونے کے لیے لائر ہونا بالکل ضروری نہیں ہے، تو وہاں پہ صرف 17 لائرز ہیں، وہ باقی فیلڈ سے ہیں لیکن ان کی بھی ایکریڈیشن ہوئی ہے. اچھا ظفر بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رولز بنے ہیں، ڈر کیا ہے ہمیں کہ جو لوگ جن کو ایز این آربیٹریٹر یا میڈیٹر اپوائنٹ کرے گی وہ باڈی، یہاں پہ تو ہم جب بانٹنے پہ آتے ہیں تو ہماری کوالیفیکیشن کے سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں نا. ہم ہر چیز کے لیے کوالیفیکیشن ہمارے پرسنل کانٹیکٹس ہیں، لائک ڈس لائک ہیں، سٹینڈرڈز مختلف ہو جاتے ہیں. ڈو یو سی دس ہیپننگ فار دس پرٹیکولر ایریا آلسو؟ جی مجھے ڈر لگتا ہے. جی بات یہ ہے کہ چیزیں بہت پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے بندوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. ہمارے ملک کا ڈائلیما یہ ہے کہ ہر جگہ پہ وہی بندہ بیٹھا ہے جسے وہ کام نہیں آتا. آپ دیکھیں جیسے پبلک سروس کمیشن ہے، وہ بڑا درست باڈی بنی ہوئی ہے، وہ ایک باڈی ہے کہ وہ سول سرونٹس کو انڈکٹ کرنے کے لیے انہوں نے بورڈ بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہر ایکسپرٹیز کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ایکریڈیشن کی ایک باڈی بنانی چاہیے، اور وہ باڈی جو ہے اس کے اندر ریپرزنٹیشن آپ مختلف جگہوں سے لے سکتے ہیں، یا کوئی ایسے ادارے جو آلریڈی ایکریڈیشن کرنے کے لیے ان کی ممبرشپ ہونی چاہیے. آپ ہائی کورٹ کے ایک جج جو نامینیٹڈ بائی چیف جسٹس ہیں ان کو بھی لیں، کیونکہ یہ جو ایکٹ ہے میں تھوڑا سا سمرائز کرنا چاہتا ہوں. یہ تمام سول کیسز جو ہیں ان کے اندر جس وقت ڈیفینڈنٹ حاضر ہوگا ضرور جانا ہے میڈیشن کے لیے، اور 60 دن کے اندر اگر میڈیشن ہو گئی تو وہ رول آف دی کورٹ بن جائے گی. میں اس کے جو اسپیسیفک ایریاز ہے اس کو میں ڈیفینیٹلی ٹچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے میں یہ پارٹ آپ سے میں فائنلائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ایکریڈیشن باڈی کی بات ہے اس میں آپ ریکمینڈ کریں گے کہ کس طرح کے لوگ ہونے چاہیے؟ بیکاز جب جوڈیشری کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ رک جاتی ہے وکلا اور ججز تک. تو ججز تو ہیں، وکلا بھی ہیں، باقی لوگ بھی آپ نے بتایا کہ ہم ان کو شامل کر سکتے ہیں. لائک ایک بورڈ ہونا چاہیے جو ان کو سلیکٹ کرے. جی بالکل. جی یہ جو میں سجیسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو، یہ اتھارٹی بنانی چاہیے پہلے تو اس کو ہیڈ کرنے کے لیے ایسا بندہ لائیں جس کی وہ کوالیفیکیشن ہے، وہ خود اگر کسی کا ایکریڈیشن کرنے کے لیے تو انچارج جو ہے وہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے، اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. ہر بندہ میڈیکل کی فیلڈ دیکھ لیں تو بندہ ہارٹ کی جو ہے وہ سرجری کرنے کے لیے آپ جو بندہ نہیں جانتا اس کو کیسے لگائیں گے؟ پھر اس کے اوپر بورڈ کے اوپر بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی ریپرزنٹیشن اکراس دی بورڈ ہو. جب میں اکراس دی بورڈ کہتا ہوں تو سول سوسائٹی کے تمام دوسرے لوگ، جی اس سے سب لوگ متاثر ہوں گے، تو ہر طرح کے لوگ ہونے چاہیے، نمبر 1. سیکنڈلی اس کا کرائٹیریا آپ کو کرنے کے لیے ایک پریکٹیکل کام ہے، کیسے کسی کو لائسنس دے دیں گے؟ تو لائسنس دینے کے لیے ایکسپرٹیز لوگوں کی ہونی چاہیے جو وہاں پہ ہوں. اس بنیاد پہ آپ لوگوں کو جو ہے انڈکٹ کریں، اس کے پینلز بن جائیں گے. اب جو کورٹ ہے وہ بڑی نیسیسریلی یہ کورٹ ریفرڈ میڈیشن کو یہ ڈیل کر رہا ہے ان اسپیسیفک
सिविल साइड के ऊपर, क्योंकि कोर्ट से रेफर होना है। तो मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट की रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पे होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये बताऊं आपको, एक प्रोजेक्ट जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अंडर ये चला था बड़ा कामयाबी से, 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे ऑलरेडी एडीआर सेंटर्स बने हुए हैं। 169 जजेस की एक्रेडिटेशन इसी पाकिस्तान मीडिएटर एसोसिएशन ने की हुई है। वो परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने 40-40 साल पुराना मुकदमा जो है घंटे 1.5 घंटे में हल किया। लेकिन उस सेंटर को रिकग्निशन जब तक इस बॉडी ने नहीं देनी, तो आप सेंटर्स भी रिकग्नाइज होने हैं ऐसी एक्रेडिटेशन बॉडी से। और फिर एक वर्ल्ड बैंक का सेंटर बना हुआ है लाहौर में, वो उसको आपको एक्रेडिट करना है। भाई ये जो सेंटर को रिकॉग्नाइज करने की आपने बात की है, एक तो ये है कि वहां पे एक मीडिएटर जो क्वालिफाइड है और जो एक्रेडिटेड है वो मौजूद होना चाहिए। व्हाट एल्स पैरामीटर्स यू हैव इन माइंड कि उस सेंटर को रिकॉग्नाइज करना? मतलब अगर 36 डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं और वो ऑलरेडी मौजूद हैं, फंक्शनल है, तो फर्दर रिकॉग्नाइज करवाने की क्या जरूरत है? सर वो तो सिर्फ कोर्ट के जजेस हैं जो ट्रायल नहीं करते और वो मीडिएशन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल मीडिएशन। जो अब इसके साथ लॉयर्स को लेके आना है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लाना है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पे लाना है, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लोग, ये क्राइटेरिया इन रूल्स के अंदर दिया हुआ है कि क्या लॉजिस्टिक्स हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आपकी एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना, तो सब लोगों के लिए बिल्कुल ओपन है। और रिक्वायरमेंट्स पूरी करके कोई भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग जो हैं वो इसके अंदर बहुत सारे लोग एज सेंटर्स और इंडिविजुअल्स भी रजिस्टर कराएंगे। आपका क्या ख्याल है कि इन रूल्स बनने के बाद हमारे बेशुमार वकला जिनके अंदर ये एबिलिटी और टैलेंट है और जो वो 52 घंटे की मैंडेटरी ट्रेनिंग लेके can they really qualify and they opt for another futuristic profession going into arbitration? Actually a very good question. मैं lawyers को अक्सर कहता हूँ why don't you become a mediator instead of being a mere pleader? देखिए दुनिया में जो सबसे कामयाब मीडिएटर्स हैं इसमें कोई शक नहीं है, वो lawyers ही हैं। अच्छा, क्योंकि judges by design they are in a frame of mind के रेंडर जजमेंट करनी है, तो वो फैसिलिटेटर है। दिस इज द लास्ट थिंग अ मीडिएटर विल बी डूइंग। तो लॉयर्स तो बड़े आइडियल हैं और बहुत सारे लोग, बहुत से इंजीनियर्स, बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो हैं वो बड़े अच्छे मीडिएटर्स होते हैं और आप उनके लिए एक नया रास्ता खोलेंगे। और मैं समझता हूं कि मीडिएशन के कोर्सेज, आपको ये बताऊं, पाकिस्तान बार काउंसिल के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें से एडीआर रिकग्नाइज सब्जेक्ट है। हमारी जुडिशियल पॉलिसी 2009 से ये जो रिकग्नाइज्ड है। किसी लॉ स्कूल के अंदर ट्रेनिंग, जो लॉ स्कूल्स के अंदर भी जो है ट्रेनिंग्स इसकी होनी चाहिए ऑल ओवर द प्लेस। बार एसोसिएशंस में होनी चाहिए, जुडिशियल एकेडमीज के अंदर होनी चाहिए, आपके चेंबर्स के अंदर होनी चाहिए। और फिर कम्युनिटी मीडिएशन का कॉन्सेप्ट है, क्यों नहीं लाएंगे आप? मुझे एक बात बताएं कि हमेशा जब भी इस तरह के कवानीन होते हैं तो बनते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन इन प्लेस आते हैं, तो बार काउंसिल एसोसिएशन जो है डायकॉट भी देखने को मिलती है। वहाँ पे समटाइम तस्वर किया जाता है कि ये वकला जो है शायद उनके लिए कोई एक उनका हक छीना जा रहा है, एक पैरेलल एक चीज़ डोमेन जो है वो डेवलप हो रही है। हाउ डू यू सी बार काउंसिल एंड एसोसिएशन रिएक्टिंग टू दिस एक्ट? सर, दिस इज एक्चुअली अ मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन दैट यू हैव पुट टू मी। ऑल अराउंड द ग्लोब जब भी हम कभी मीडिएशन वगैरह की बात करते हैं ना, ये अमेरिका वगैरह में भी ऐसे ही हुआ है, जिन्होंने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज इनिशियली किया था, फिर वुल्फ रिफॉर्म के बाद इंग्लैंड वगैरह में हुआ। वो कहते हैं हे गाय यू वांट टू पुट मी आउट ऑफ बिजनेस, वो ये कहते हैं। लेकिन बिलीव यू मी कि जब आप उनको साथ लेके चलते हैं तो सबसे बड़े सपोर्टर्स भी लॉयर्स होते हैं। एक तो ये जो एडीआर एक्ट है इसके अंदर से लॉयर्स का रोल एलिमिनेट नहीं हुआ, दे आर पार्ट ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स। फिर उनकी एंटाइटलमेंट है कि हर बंदा जिसकी 10 साल की स्टैंडिंग है, he can apply and he can be appointed as mediator too. Of course ट्रेनिंग्स जो है वो करनी चाहिए और कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन जैसे ज़रूरी है, तो ये ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। ये वाला पार्ट है और ये बार एसोसिएशन वगैरह सब करेंगे। हमने ये प्रोजेक्ट बारहा चलाए हैं। इनिशियली जब 4 चीफ जस्टिस के साथ मैंने डील किया था, एजाज निसार साहब, शेख रियाज साहब, मियाँ अल्लाह नवाज साहब, राशिद अजीज़ साहब, दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव। फिर कोई अनसपोर्टिव चीफ जस्टिस आ गए, अब मंसूर अली शाह साहब, उसके बाद यावर अली साहब, अनवारुल हक साहब, दे वर ग्रेट सपोर्टर्स। तो चीफ जस्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक चैंपियन अगर हो तो चीज़ें बेहतर होती हैं। हम जहाँ गलती करते हैं और वो गलती हम बारहा करते हैं, बेशक एडीआर प्रोजेक्ट है, सीपीसी की अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, आजकल वर्चुअल कोर्ट्स की बात हो रही है, हम एक गलती करते हैं, चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते, पर्सन स्पेसिफिक होती है। तो जैसे सियासी बंदा एक काम करता है तो आने वाला उसको रोक देता बजाय के रिफॉर्म करे। हमारे चीफ जस्टिस वगैरह जो हैं, अगर वो भी इफ दे डोंट से एन आई टू आई विद यू, तो वो पहले के किए हुए काम को जरूर अंडू करते हैं। और खुदा ना करे कि ये जो एक नई बड़ी कामयाब टेस्टेड एंड ट्राइड चीज़ है, लोगों के भले की है और आवाम खुश है, जिससे लोगों का असल तो लिटिगेंट का भला ना, हम लोगों के झगड़े बनाने के लिए तो वकील नहीं ना बने। ठीक है। मुझे आपने अवाम के भले की बात की और आपने ये कहा कि अवाम बड़ी खुश है।
एक जनरल पब्लिक के लिए, एक कॉमन आदमी के लिए आप ये बताएं कि ये जो एक्ट है इससे उसको क्या फायदा होना, बोथ इन द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस। आई मीन लाइक किस तरह वो उसको रिलीफ मिल सकता है, जल्दी रिलीफ मिल सकता है, उसकी जिंदगी आसान हो सकती है। जी, आपको ये बात ने बड़ी अच्छी बात की है कि इस एक्ट के अंदर जितने कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं जो पाकिस्तान पीनल कोड में दिए गए और 345(1) जो सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है वो भी सारे के सारे इसी डोमेन में आएंगे। और वो पुलिस वाला जो है जब उसके पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी वो केस रेफर करा सकता है मीडिएशन के लिए, 22 से 22B आ जाए उस दौरान भी रेफर करा सकता है, और ट्रायल हो रहा हो उस दौरान भी जो जज है वो रेफर कर सकता है, मजिस्ट्रेट रेफर कर सकता है, स्टेट पे भी किया जा सकता है। बिल्कुल, अपीलेट कोर्ट पे भी, सिविल पे भी और क्रिमिनल में भी वो भेजे जा सकते हैं केसेस, और कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी आते हैं। लिहाजा ये सिविल क्रिमिनल दोनों के लिए है और बेशुमार केसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ हमारी तो वैसे 80% सक्सेस रेशो रही है। आप आधे केसेस भी समझ लें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो अगर इसके जरिए से हल हो गए जो कंसेंसुअल है तो बाकी जो कोर्ट में कम रह जाएंगे। और वो केस मैनेजमेंट का सिस्टम और वो नई CPC की अमेंडमेंट्स अगर आप लाएंगे तो 6 महीने तो ज्यादा सिविल केस ही नहीं चलने लगा। अवाम क्यों खुश हैं सर? अवाम इसलिए खुश हैं कि वो उनका अपना कंट्रोल होता है, वो खुद एक दूसरे से बात करके चीज़ों को हल करते हैं एंड दे रीच ए डिसीजन दे कैन लिव विद। और लोगों को ये बात इतनी अच्छी लगती है। मैंने तो ये देखा है कि समझदार बंदा जो है वो, उसके लिए तालीम ज़रूरी नहीं है। मैंने बढ़ के दरख्त के नीचे बैठे हुए बड़े इंटेलिजेंट और समझदार लोग देखे, और मैंने पढ़े लिखे अनपढ़ भी देखे जो झगड़े बढ़ा देते हैं। तो मीडिएटर्स तो मेरे ख्याल से दे आर बॉर्न, फिर आपको उनको फाइन ट्यून करना होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जिन लोगों के दरमियान डिस्प्यूट होता है एट टाइम्स उनकी आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाती। वो कम्युनिकेशन को ब्रिज करना, एक बहुत फैसिलिटेट करना एक बहुत ज़बरदस्त बात है। मुझे ये बताएं कि राइट एट द आउटसेट जहां पे आप अपना केस का आपका आगाज होता है और आपने अदालत में जाते हैं, क्या जज रिफर कर सकता है देन एंड देयर इन द बिगिनिंग कि प्लीज गो फॉर द आर्बिट्रेशन एंड देन कम बैक टू मी? सर जी, वो इसके अंदर कानून में बड़ा क्लियरली ये बात मेंशन्ड है कि जैसे ही डिफेंडेंट अपेयर होगा हर सिविल केस को मैंडेटरी रेफरल है कि तुम पहले सेंटर में जाओ। मैंडेटरी है। वो 60 दिन का टाइम है, 60 दिन में या रिजॉल्व हो जाएगा। अगर रिजॉल्व हो गया तो वो जो फैसला पार्टीज ने खुद ही किया है, मेडिएटर ने डिसाइड नहीं करना, वो एज ए विटनेस साइन करता है, उसको रूल ऑफ द कोर्ट अंडर 23 रूल 1 CPC बना दिया जाएगा और वो इन्फोर्सेबल एज ए डिग्री हो जाएगा। अगर नहीं होता वो रिपोर्ट कर देगा, नहीं हुआ तो केस का ट्रायल होगा। ठीक। इसी तरह क्रिमिनल केसेस में उनके पास अख्तियार है, जहाँ पे भी एलिमेंट्स नजर आए कि राजीनामा हो सकता है, मीडिएशन हो सकती है, कंप्रोमाइज के चांसेस हैं, कंसिलिएशन हो सकती है, तो उस केस को भी वो रेफर कर सकते हैं। मैंने तो बताया कि इवन पुलिस वाले जो हैं वो रेफर कर सकते हैं। तो दिस इज बहुत वास्ट पार है। और इसके ऊपर अब वो जो बैकिंग नहीं थी मैंडेटरी, उसके बगैर हमने बहुत कुछ कर लिया। अब तो मैंडेटरी बैकिंग आ गई, रूल्स आ गए, प्रोसीजर्स आ गए। सिर्फ अगर आपकी विल है तो आप इसको कर सकते। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा जबरदस्त और एक अमेजिंग इनिशिएटिव है जो कि इट हैज टेकन ऑफ एंड वी ऑल होप कि वी ऑल बेनिफिट फ्रॉम इट। लीगल फ्रेटर्निटी, जो आम आदमी है, जो लोग बहुत ज्यादा अदालतों से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा और परेशान है, I believe this is going to make things happen in a wonderful way. But let the common sense prevail with those who are going to carry out the administrative part of it actually, because that is where the dedication is required, the passion is required, and right people are very important actually. Unless until we don't have a right people for this particular job, it's not going to work. So let's hope for the best in the future. Thank you.